सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन एवं संरक्षण। आपके ये सीधा टॉपिक 4th ग्रेड जो अपनी भर्ती परीक्षा है उसके अंदर जल संसाधन नाम से दिया गया है। और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट है जैसे नहर परियोजनाएं, कैनाल प्रोजेक्ट है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो जल संसाधन की जो विधियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक एक करके इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और बिल्कुल आपको अपडेट तरीके से इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। और जो जल के स्रोत है, जैसे आप सबसे पहले आता है कई बार कि राजस्थान में जल के स्रोत, तो जल के स्रोत हैं वो परंपरागत स्रोतों में आप देखो तो झीलें हैं, नदियां हैं और बांध और नहरें, ये क्या है गैर परंपरागत स्रोतों में आते हैं। तालाब, कुएं, नलकूप है, ये क्या है परंपरागत स्रोत है। राजस्थान के जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है किसी मतलब कोई नदी है, अपने देखो ये नदी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे भारत है, ये देखो मैप्स तो जैसा बना है वैसा आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छी बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे तिब्बत के पठार से यहाँ गंगा निकलती है, तिब्बत के पठारी भागों से, हिमालय से, यहीं से गंगा निकलती है। लेकिन इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र के अंदर ये निकलती है और जिस क्षेत्र में इसकी जो प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है और जहाँ पे इसका पानी है वो प्रवाहित होता है, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? अपने अपवाह तंत्र बोलते हैं। सीधी सी बात यह है कि नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र ही अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आगे है कि जो अपने कक्षा 6 में दिया गया है, धरातल बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर परिभाषा से भी, तो इस प्रकार से कि नदियों की एक जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है, क्या होती है? निश्चित होती है। कोई विशेष परिस्थितियों में भी बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन ये निश्चित है। इसका प्रवाह क्षेत्र अपने पढ़ते भी है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर जो गंगा का मैदान है वो गंगा नदी द्वारा बनाता है। फिर दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य मतलब दो अपवाह क्षेत्रों के, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो ये जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला, अरावली है वो क्या है? जल विभाजक रेखा है। और आप देखो तो इस ओर की नदियां हैं वो जाएंगी किसके अंदर? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। और इस क्षेत्र की नदियां हैं वो जाएंगी अरब सागर के अंदर। किसके अंदर जाएगी? अरब सागर के अंदर जाएगी। ये क्या करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। इसलिए जो दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, या सॉरी दक्षिण पूर्वी भाग है, इसके अंदर वर्षा ज़्यादा होती है। और उत्तर पश्चिमी भाग है, इसके अंदर वर्षा कम या न्यूनतम होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा भी यहीं स्थित है, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। जल विभाजक रेखा क्या करती है कि दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो जल को क्या करती है? विभाजित करती है। जैसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान का अपवाह तंत्र आप देखो तो अभी यहाँ पे मैप के हिसाब से, अगर ज्योग्राफी में आप मैप का यूज करते हो तो आपका सोने पर सुहागा है, जैसे राजस्थान में अपने बोलते हैं, तो वही अब इसके अंदर आप देखिए मैप के अंदर कि किस प्रकार से भारत के अंदर ये भारत के मैप के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अपवाह तंत्र को हम पढ़ सकते हैं या बांट सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए, ये देखो अब यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पे है राजस्थान। जल विभाजक रेखा जैसे अरावली है वो यहाँ से है, जैसे गुजरात से लेकर अपने खेड़ब्रह्म से लेकर यहाँ तक है।
पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ तक। अब इस क्षेत्र के अंदर रायसीना की पहाड़ी तक पालनपुर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नदियां यहाँ से निकलकर है वो जाती है इस क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की, और ये नदियां हैं उत्तर पश्चिम की जितनी भी नदियां हैं। और एक क्षेत्र होता है अंत प्रवाही क्षेत्र, यानी इंट्राफ्लो, अंत प्रवाही, यानी जो नदियां अपने क्षेत्र में ही थोड़ी दूर बहकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पे बात करें तो कांतली नदी है, वो सारी अंत प्रवाही नदियां में शामिल है। सबसे पहले आती है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करें तो अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां हैं वो चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। बनास, काली सिंध, पार्वती, बनास, काली सिंध, पार्वती। तो ये किसकी नदियां हैं, चंबल की, ठीक है। तो जैसे इसको याद कर सकते हैं कि चंबल और पार्वती का बन्ना, बन्ना अपने राजस्थान में किसको बोलते हैं, दूल्हे को, वो क्या है, काला है, काला है। तो इससे याद कर सकते हैं, जैसे चंबल और पार्वती हो गई, फिर इसके बाद बनास और काला, काली सिंध, काला से काली सिंध, तथा यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, और फिर यमुना नदी है वो गंगा नदी में, और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे राजस्थान में आप देखिए तो इसके अंदर अब सबसे पहले देखो चंबल निकलती है यहाँ पे, ठीक है, नागपाड़। अब यहाँ से चंबल के अंदर मिलती है पार्वती, काली सिंध, काली सिंध के बाद में यहाँ पे बनास नदी, फिर ये बनास नदी चंबल नदी है, ये कहाँ पे जाके ये यहाँ पे मिल जाती है यमुना नदी में, यमुना, यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा जाकर है वो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है या समा जाती है, समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर के अंदर जो भी नदियां हैं, जैसे अभी ये राजस्थान है, राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम का भाग है, नॉर्थ वेस्ट का। अब इसके अंदर आप देखो तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास व इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। कौन कौन सी नदियां इसके अंदर, माही, और एक बात है कि माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता है, बागड़ की गंगा भी कहा जाता है, कांठल की गंगा। लूणी लवणवती नदी है, साबरमती, पश्चिमी बनास उनकी सहायक नदियां। मैं बीच बीच में जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करना, क्योंकि ये परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आए हुए हैं। करो, अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं क्योंकि ये नदियां हैं, जैसे इस क्षेत्र की, और ये नदियां हैं लूणी, साबरमती, यहाँ पे लूणी, लूणी के बाद में यहाँ माही है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र में आकर ये अरब सागर में ये नदियां मिल जाती है। कुछ नदियां हैं वो अंत प्रवाही है, जैसे इन अंत प्रवाही नदियों में आ गई सबसे पहले घग्गर, कांतली नदी, यहाँ पर एक काबोद, एक और है, जैसे घग्गर हो गई, कांतली हो गई, और यहाँ पे एक बुद्ध झील का निर्माण करती है एक नदी काकनी, तो वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। इसके अंदर घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल है, ये नदियां, मेजा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण है। अगर आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, जैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको जैसे घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर, बाणगंगा नदी है, कांतली, साबी, रूपारेल, मेडा, कांतली नदी अभी हमने बात की थी। राजस्थान की प्रमुख नदियां, अब इसके अंदर राजस्थान की प्रमुख नदियों को अपने पढ़ते हैं, जितनी भी इसके अंदर दी गई है राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र, और राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं दी गई है, फिर राजस्थान की प्रमुख जिले, जल सिंचन, ठीक है। तो एक एक करके इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान के मैप की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है। राजस्थान के मैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है अपने, कोई वैसे आपको बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पे जैसे 900 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे अरावली श्रृंखला है और वो उच्च भूमि का भाग है, उस कलाकृति टोपोग्राफी है वो हायर टोपोग्राफी है। इसके अलावा यहाँ पे 600 है कुछ, या जैसे ये क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र है, ये 300 मीटर वाला है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, फिर ये
जो है सॉरी ये 900 का, ये 900 है, ये जो आपको दिया गया है ब्राउन कलर, ये 600 है, ये 600 है, ये 300 है, और ये 150 मीटर है। सबसे कम यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके अंदर। फिर यहाँ पे जो आपको नदियाँ दी गई है, जैसे यहाँ पे वाइट और कलर में और ग्रीन कलर है, वो अपने जिले यहाँ पे दी गई है, ठीक है, रंग प्रदर्शन। अब इसके अंदर देखिए आप कि ये हो गया अपना अरावली पर्वतमाला। इस क्षेत्र के जैसे बाणगंगा है, मोरेल है, और ये सांबर, कांतली, ये सब क्या है, सांबर तो झील है, कांतली ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। लूणी नदी है, जुआई, सूकड़ी, बांडी, सागी नदी, ये सब क्या जाती है, इसके अंदर जाती है। अरब सागर के अंदर पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये सारी नदी हैं, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने वाली नदियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये अपना राजस्थान का उच्चावच और अपवाह तंत्र, उच्चावच और अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में जो इंग्लिश मीडियम के सब जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको मैं शामिल करूँ, तो इसको टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखो तो राजस्थान की प्रमुख नदियों को इसके अंदर दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं अपने चंबल नदी की। चंबल नदी कौन सी नदी, किस प्रकार की नदी है, आप सभी को पता है। चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में शामिल है। इस नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के अंदर, जानापाऊ की पहाड़ियाँ। राजस्थान का सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदियाँ ही है, इसको आप हाईलाइट कर कीजिए। नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बैसोरगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, राजस्थान के अंदर औद्योगिक नगर है कोटा, वो इस नदी के किनारे ही स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? और राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? चंबल नदी ही। बीहड़ भी पाए जाते हैं, उत्खात भूमि है यहाँ पे। बीहड़ उत्खात भूमि है क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे राजस्थान का मैप है ये। चंबल नदी मध्य प्रदेश, यहाँ पे है विंध्याचल से, ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जानापाऊ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है। विंध्याचल पर्वत यहाँ से निकलती है ये नदी, ठीक है। विंध्याचल एमपी मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन, यहाँ से निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैसोरगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। यहाँ पे बैसोर से कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये इस क्षेत्र से होते हुए कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर तक ये ऐसे चलती है, और अंत में जाकर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़ज, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर आती है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। खमनौर की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। एक मौसमी नदी है चंबल। बनास नदी किस प्रकार की है? मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहती है ये नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठारी व बेड़च, मैनाल, कोठारी, बेड़च व खारी है। लूणी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। सरस्वती और सागरमती दो धाराएं मिलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अब इसके अंदर एक और आ गया बालोतरा, ठीक है। जो जो अपने ज़िले हैं वो शामिल किए गए, वो इसको मैं बता देता हूँ। बालोतरा भी आप इसके अंदर लिखते हैं, कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा और बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदी में लवणीयता पाई जाती है, और जो टेस्टित सागर के अवशेष माने जाते हैं वो प्राचीन अवशेष हैं, वो लवणीयता इसके कारण पाई जाती है, और वो उस कारण यहाँ पे ये नदी है वो
खारी और मीठी हो जाए। बालोतरा तक नदी का जल मीठा, फिर बालोतरा से आगे जाकर ये वहाँ पे आगे जैसे गुजरात की तरफ या उसके अंदर अरब सागर में ये मिलती है, तो उससे आगे इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसकी जो नदियाँ हैं वो जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया। जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया। सोते जागते इसमें आपको इसको याद करना है और याद आपको ही करना है, ठीक है। आपको चाहे ट्रिक से याद करो, चाहे कैसे याद करो आप इसको। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। कैम्बे, वे ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती है। वागड़ की गंगा भी बोलते हैं माही नदी को। इसके प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो सोम और जाखम है। और सोम, जाखम और माही नदी की त्रिवेणी पर कौन सा धाम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली के बेराट पहाड़ी से होता है। राजस्थान में भरतपुर में घनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करते इस नदी का इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी आपको पता है मर्त नदी बोलते हैं, नट नदी, और जिसको मर्त नदी, नट नदी, सरस्वती नदी और सबसे बड़ी अंत प्रभावी नदी भी बोलते हैं। और राजस्थान में मानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर से भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन मर्त नदी की भी इसको बोला जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी का विशेष सहायक नदी, इसकी सहायक नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी की सहायक नदी है। मानगढ़ प्रवेश कर गंगानगर पाकिस्तान के फोर्टबाद तक ये जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये नदी को पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने, तो इसको प्रमुख नदी घाटी जो प्रयोजना है इसको अपने बाद में इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी नदियों पर बनाए गए, तो सबसे पहले इसके ऊपर बनाए गए हैं नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत। आपको पता है कौन कौन सी जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि उद्देश्य पूरे होते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, प्रमुख नदी घाटी परियोजना। इसके अलावा एक जो यहाँ पे अपने है इसके अंदर ERCP है, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। फिर इसके बाद में IGNP है, वो इसके अंदर नहीं दे रखा है। उसके अंदर अपने कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि विस्तार इसके अंदर राजस्थान अध्ययन में जो जितना दिया गया है उसको ही अपने कवर कर रहे हैं। और आप इसकी जो फैक्ट आपको दूसरी जो गाइड या बुक में नहीं मिलते उससे आप लिख सकते हैं। इसी कारण राजस्थान अध्ययन को पढ़ा जाता है। और जो बच्चे अभी BSTC या अपने प्री BEd की तैयारी की है उन्होंने, उन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद सिर होने वाली है, क्योंकि वो आगे आगामी भर्ती परीक्षाओं में जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, जो बड़ी पुस्तकें डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले इस सीरीज को ऐसी सीरीज है वो उसको आपको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर देखो, जो भी आपको अच्छा शिक्षक लगता है उसके साथ आप समझ में आती है उनकी जो चीज़ें वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना IGNP के बाद में है मानी जा सकती है। इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है। 4 बांध बनाए गए, कौन कौन से? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और फिर इसके बाद गांधी सागर बांध है, वो गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, तो ये नहीं मत कर देना क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पे। फिर जवाहर सागर चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। 3 बांध राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। इस परियोजना में दोनों राज्यों को जल विद्युत व सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। ये आप देख सकते हो, ये है राणा प्रताप सागर बांध और ये है माही बजाज सागर बांध, ठीक है। माही बजाज सागर बांध ये है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इन दोनों राज्यों में सिंचाई व जल विद्युत पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध है। बिशलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह के नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी सिंचाई और टोंक और जयपुर अजमेर टोंक को पेयजल की आपूर्ति होती है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य का प्रोजेक्ट है। और इसका गुजरात में नर्मदा नदी पर निर्माण, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर जालौर जिले में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त पाली जिले में जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, जब उदयपुर जिले में मानसी वाकलता, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। इसके अलावा आपको यह याद होना चाहिए भी कौन सी जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो स्थित है। सबसे फिर इसके बाद में आती है झीलें। झीलें क्या होती है? एक क्षेत्र होता है जो पानी से घिरा रहता है, एक छोटा क्षेत्र जिसे झील के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है।
परंपरागत जल स्रोतों में अपने बात करें तो कुएं, बावड़ियाँ, टांके, कुएं, बावड़ियाँ, टांके, खड़ीन। खड़ीन की एक बात बता दूँ, यहाँ पे इसके अंदर आ गया परंपरागत जल स्रोत पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, इसको जैसलमेर की एक प्रचलित विधि है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किस क्षेत्र में? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न आ चुका है। जल संचयन के लिए राजा महाराजाओं ने कई बनवाई। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी में काफी झीलों का निर्माण हुआ, जैसे पिछोला है, उदय सागर है, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन सागर। ठीक है, वैसे लगभग सागर जितने भी लगा है वो उदयपुर में निर्माण उन झीलों का हुआ। और इसके अलावा दूसरी जिलों में स्थानांतरित हो जाते नहरें भी बनाई जाती हैं इनके पास। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, लेक सिटी। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया था। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की प्रसिद्ध झील है, एक नक्की झील है जो देवताओं के नाखून से बनाई गई है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है राजसमंद झील प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है, जिस पर संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई है, राजसिंह प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद है, जिसका एक निर्माण करवाया गया था। बालसमंद में ये जोधपुर जिले में स्थित कायलाना है, उमेद सागर, जैसलमेर में गडीसर है, डूंगरपुर में सोम, गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड और अन्य जिले भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन की जिले हैं। मीठे पानी की जिलों के अतिरिक्त सांबर झील, खारे पानी की झील पचपदरा, डीडवाना, नागौर में, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर पोकरण, जोधपुर में फलोदी खारे पानी। बीकानेर और चूरू जिले में कोई कोलायत झील है, लेकिन बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदियाँ नहीं है। ठीक है, और आप कहो कि गंगानगर में भी नदी नहीं, लेकिन जो घग्गर नदी का पानी वो वहाँ पे जाता है, तो उसको गंगानगर महानगर में संयुक्त रूप से बोला जा सकता है। अब इसके अंदर आप मैप के अंदर देखो कितना अच्छे से समझा रखा है। इसके अंदर आप देखो तो सबसे पहले उदयपुर की बात की जाती है। उदयपुर यहाँ पे है। ठीक है, उदयपुर के अंदर कौन सी झीलें हैं? स्वरूप सागर है, रंग सागर झील है, कुमारिया तालाब झील है, अमरकुंड झील है, राणाओं की नगरी, दूध तलाई झील, माछल मगरा, बांकी मगरा, गोवर्धन सागर झील, कोटड़ा नदी, अमरजोक नदी, यहाँ पे सीसारमा नदी है, पिछोला झील में पानी अपना प्रवाहित करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अमरजोक नदी, कोटड़ा नदी और सिसोरमा नदी पिछोला झील में अपना पानी इसका आता है। ठीक है, फिर इसके बाद बांकी मगरा, गोवर्धन सागर, नेला तालाब। ठीक है, और इसके अलावा रुंडेला तालाब है, रूप सागर झील है, और झीलों को जोड़ने वाले सेतु गोवर्धन सागर। अब ये आपके लिए सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन सागर पिछोला, पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला को कुमारिया तालाब, कुमारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर, और ये देखो स्वरूप सागर यहाँ पे दिया गया है, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर, ऐसे जोड़ते हैं। फतेह सागर झील ये उदयपुर जिले की, उदयपुर शहर की झीलें हैं। आप सभी को इनको याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यह लास्ट में जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण में तो आपने जैसे खड़ीन है, रूफ टॉप जल संरक्षण है, इसके अंदर दिया गया है। और आपके जो एग्जाम के लिए जैसे जल संरक्षण है वो क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, वृक्षारोपण में वृद्धि आदि के लिए जल संरक्षण की उपयोगिता है। इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण, उन्नत विधियों, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग किया जाना आदि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा जल को कुएं में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, और टांका है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं संरचना। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन है। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाई गई संरचना, संरक्षण सुरक्षित रखना, रख रखाव आदि है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको आज हमने पढ़ा राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, राजस्थान की झीलें, राजस्थान के प्रमुख बांध। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं कल ऐसी वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे सहायक नदियाँ भी दे रखी है, जो नदियाँ एक छोटी नदियाँ जो किसी मुख्य नदी में मिल जाती है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऐसी कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। तो आप जैसे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं चंबल की बाणगंगा, पार्वती। ठीक है, चंबल की बाणगंगा, पार्वती है, काली सिंध है, ये सभी नदियाँ हैं, ये सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और अपने जो सर्वोदय बैच है वो कल किसी कारणवश ये वीडियो नहीं डल पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपके
जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और सर्वोदय बैच है उसके साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि इसके अंदर PYQ और MCQ हम लेकर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं, आप सभी को